Hello and welcome. So, today we are going to start the sixth chapter of J.L. Mehta Advanced History of Medieval India. तो सिक्स चैप्टर है खलजी इम्पीरियलिज्म और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी, उनके मार्केट रिफॉर्म्स, बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. सो जलालुद्दीन फ़रोज़ खिलजी, द खलजी रिवॉल्यूशन 1290 से 96 तक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी रहे और कैसे क्या हुआ वो देखते हैं. The Khaljis were one of the 64 clans of the Turks. They migrated to modern Afghanistan in the 4th century of Christian era, where they gradually adopted Afghan socio-cultural traits and were usually mistaken for them. They joined the armies of Mahmud and Muhammad Ghori in large numbers and won applause from their masters for loyal and efficient services. When Muhammad Ghori was defeated and badly wounded in the first battle of Tarai at the hands of Prithviraj III Chauhan, a Khalji soldier saved his life and drove him to safety. Muhammad bin Bakhtiar Khalji rose to a military general of Muhammad Ghori, and he was given a free hand by the Sultan in conquest of Bihar and Bengal. He was rewarded with appointment as the governor of the conquered territories under the overall supervision of Qutbuddin Aibak, the viceroy of Delhi. Under the independent rule of Aibak, the successive sultans of Delhi, the governorship of Bengal and Bihar was held by Khalji nobles almost as a matter of right. A couple of them even dared to set up independent rulers at Lakhnauti and defied the central authority of Delhi. They afforded ample opportunities to the men of their clan and secured civil and military assignments. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि खलजीज जो हैं वो ये इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आए कहाँ से. तो 64 कबीले थे तुर्कियों के 64 कबीलों में एक कबीला खलजियों का था. और खलजी जो है वो सारे के सारे माइग्रेट कर गए थे अफ़गानिस्तान चले गए थे. कब गए थे? चौथी शताब्दी में ये लोग चले गए थे. और इसीलिए बहुत किसी को लगता है कि ये जो है ये अफ़गान है. क्यों? क्योंकि जब ये अफ़गानिस्तान चले गए खलजी, तो इन्होंने अफ़गानिस्तानी तौर तरीके, पहनने का लहज़ा, सब चीज़ वहाँ का अडॉप्ट कर लिया. तो लोगों को लगता है कि ये जो है अफ़गान है, पर ये तुर्की ही थे. इन्होंने महमूद ऑफ गजनबी या मोहम्मद घोरी के आर्मी को ज्वाइन भी किया है लार्ज नंबर्स में और एफिशिएंट सर्विसेज भी दिया. जब मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज III से लड़ रहे थे तो एक खलजी सैनिक ने ही जो है मोहम्मद घोरी की ज़िंदगी बचाई थी. इसके साथ साथ मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी जो है जो कि ग़ुलाम हुआ करते थे मोहम्मद घोरी के, तो उन्होंने जो है बिहार और बंगाल को कैप्चर किया मोहम्मद घोरी के अंदर. और फिर उसके बाद जो है वहाँ बिहार और बंगाल में लंबे समय तक खलजियों का ही राज रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के सुपरविज़न के अंदर. बहुत बार तो ये इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने बिहार बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया लखनौती के रूलर्स ने, जो कि बंगाल में था. तो कभी कभी ये इतने इंडिपेंडेंट हो जाते थे कि ये दिल्ली से भी अलग खुद को जो है देख करके एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते थे. तो ये चीज़ें थी. ये लोग इतने ज़्यादा एबल लोग थे कि इनके एबिलिटी की वजह से इनको सिविल और मिलिट्री असाइनमेंट्स काफ़ी सारी मिलती थी. इंसिडेंटली द मंगोल्स कैरीड fire and sword into the valley of Helmand and Kabul in the beginning of 13th century, which compelled the Khaljis to migrate en masse to India and swell the ranks of Muslim immigrants who made settlements in the Gangetic Valley as agriculturalists and soldiers. They constituted the mass among the Muslim settlers. A few of their leaders occupied but subordinate administrative and military posts under the sultans of Delhi.
They had no claims to political power in Turkestan or Afghanistan, nor were they recognized as a part of the ruling elite of Delhi. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी के समय क्या हो गया कि शुरुआत में मंगोलों का बड़ा आक्रमण होने लगा। कहाँ? जहाँ पर खलजी वास करते थे। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। तो इस वजह से खलजी को जो है एक मजबूरी बन गई इनकी कि ये जो है गैंगेटिक वैली मतलब गंगा यमुना दोआब में आकर के ये जो है इनको सेटल होना पड़ा एग्रीकल्चरलिस्ट या फिर सैनिक के तौर पर। ये सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम सेटलर्स में से एक थे। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने इनमें से कुछ लोगों ने तो जो है कहीं कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोस्ट भी ऑक्यूपाई किया दिल्ली सल्तनत के अंदर, पर इनका कोई क्लेम नहीं था पॉलिटिकल पावर का तुर्किस्तान या अफ़गानिस्तान में, और ना ही इनको जो है दिल्ली का रूलिंग एलाइट माना जाता था। Mamluk founders of the Delhi Sultanate introduced racialism in Muslim politics to serve their political personal ends. They exercised racial discrimination in higher levels with a vengeance. Each of the three prominent rulers, Aibak, Iltutmish and Balban, created new classes of nobility composed exclusively of their own Turkish slave officers. तो क्या कहा जा रहा है कि इनको कोई स्ट्रॉन्ग जगह जो है वो दिल्ली में भी प्राप्त नहीं हुई। इसका मेन कारण क्या था कि ममलुक या गुलाम वंश के जो फाउंडर्स थे उन्होंने जो है एक रेशियलिज़म है ना, हाई लो वाला कुछ सिस्टम क्रिएट कर दिया था। इल्तुतमिश, ऐबक या बलबन जिसको भी देखें तो हर कोई जो है ना अपने चुने हुए गुलामों को जो है सब ने ऑफिसर्स बना दिया। ऐसे पॉलिसी जो है ये अच्छा नहीं था नए नए इस्लामिक स्टेट के लिए, जो इंडिया में नया नया इस्लामिक स्टेट बन रहा था, क्योंकि इससे क्या होता था कि नोबिलिटी में ही आपस में क्या हो जाती थी, दुश्मनी हो जाती थी कि हम अलग तुम अलग ऐसा करके। कैपिटल वॉज कॉन्स्टेंटली प्लेग्ड बाय कोर्ट इंट्रीग्स, डिसअफेक्शन एंड पॉलिटिकल मर्डर्स, occasionally bursting forth into open revolt and bloodbaths which did not spare the sultan either. तो क्या होता था, इस वजह से जो है बार बार कैपिटल पर अटैक होता था, पॉलिटिकल मर्डर्स करवाए जाते थे, और इस पॉलिटिकल मर्डर में तो सुल्तान भी खुद को नहीं बचा पाते थे। This game of power politics based on racial consideration proved disastrous for the Muslim nobility as a class which constituted the backbone of the Sultanate. It wiped out many a capable military general, administrator and scholar and deprived the state of their usual services. Balban made racialism and genealogy a fad in the matter of recruitment at higher services. It provoked widespread resentment among Muslim masses whose number was ever on the increase by the addition of Hindu converts and foreign immigrants. It gave a setback to the promising youth amongst them who aspired to secure gainful employment and build their careers on personal merit. They were alienated against the privileged aristocracy as it had to come into existence during the rule of Mamluk sultans. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्या होता था कि पावर का गेम इतना गड़बड़ हो गया था कि मुस्लिम नोबिलिटी आपस में ही झगड़ते रहते थे, और मुस्लिम नोबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बैकबोन थी। किसका बैकबोन? दिल्ली सल्तनत की बैकबोन थी। और ये जब आपस में ही झगड़ रहे हैं तो क्या हो जाता था कि दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, ज्ञानी विद्वान लोगों को मार दिया गया बस इसी भिड़ंत में कि ये इधर का है ये उधर का है। इनके बीच के फैक्शन में बहुत सारे अच्छे लोग मारे गए जिनकी सर्विस से शायद दिल्ली सल्तनत और ऊपर जा सकता था। बलबन ने तो आने के बाद रेशियलिज्म को एक मतलब और जीनियोलॉजी कि आपके एंसेस्टर्स कौन है और आप कौन से रेस को बिलोंग करते हैं, इसको एकदम कंपलसरी बना दिया हायर सर्विसेज, मतलब हायर पोस्ट पे बस वही जा सकते हैं जिनका रेस या फिर जीनियोलॉजी सुप्रीम हो। इससे मुस्लिम मासेस के बीच में बड़ा जो है ना मतलब रिजेंटमेंट हो गया, ये खुश नहीं रहने लगे, और मुस्लिम मासेस बढ़ते जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग भी कन्वर्ट हो रहे थे, है ना। इससे क्या हो गया ना कि जो प्रॉमिसिंग यूथ थे, जिनके पास जो है जो पर्सनल मेरिट पर आगे बढ़ना चाहते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया।
Jalaluddin Khalji, the governor of Saman under Kekubad, belonged to unprivileged Muslim masses who came to acquire a position of prominence at the royal court. Therefore, when he carried out a military coup against the successors of Balban, he enjoyed by and large the cooperation, support, and good wishes of Muslim masses, although the aristocracy of Delhi took some time to shed their prejudice against the man representing the rest of the soil who had dared to claim the throne. कहा जा रहा है कि जलालुद्दीन खलजी जो हैं वो जो कि समन के गवर्नर थे, वो भी ऐसे ही अनप्रिविलेज मुस्लिम में से एक थे जिनमें कैपेबिलिटी तो थी बट इतने हाई जीनियोलॉजी के नहीं होने की वजह से उनको जो है अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कूप किया है ना, तख्ता पलट कर दिया और क्या किया, कैकुबाद को मार देने के बाद, कैकुबाद को एक खिलजी ऑफिसर ने ही मारा था और यमुना में फेंक दिया था और फिर कैमर्स जो कैकुबाद के बच्चे थे उनकी तो डेथ हो गई कन्फाइनमेंट में। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गया, ममलुक वंश ख़त्म हो गया और फिर ये जो है इनको जो है बाय एंड लार्ज मुस्लिम मासेस ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम मासेस, अब कुछ ही लोग हैं जो हाई क्लास को बिलोंग करते थे, अब बाकी सारे जो हैं वो नॉर्मल थे, कॉमनर्स थे। तो वो भी चाहते थे कि जलालुद्दीन खलजी का थ्रोन पर आना एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि मतलब बाकी लोगों को भी पता चला कि अब मोबिलिटी पॉसिबल है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि बस कोई हाई कास्ट ही हो, जो कि हाई क्लास के ही हों जो कि हायर पोस्ट पर जा सकते हैं। दिल्ली के वैसे एरिस्टोक्रेसी ने थोड़ा समय लिया जलालुद्दीन खलजी को एक्सेप्ट करने में। एक्सेशन टू द throne of Jalaluddin Khalji was therefore not a mere change of dynasty, it signified revolution of Muslim politics in India. It marked the end of epoch of racial discrimination among the ruling elite and sounded the death knell of privileged Turkish nobility who had perpetuated their dominance in Muslim politics for nearly a century. Considered from this angle, it would be wrong to say that with the establishment of Khalji dynasty, there started an era of Muslim rule in Delhi, as compared with Turkish rule of earlier phase. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जलालुद्दीन खलजी के राजा बनते ही या सुल्तान बनते ही बस ऐसा नहीं हुआ कि ममलुक वंश ख़त्म होकर खलजी वंश शुरू हुआ, पर इसके साथ साथ ममलुक वंश के साथ साथ ख़त्म हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का वो दौर, जिसमें जो है बस हाई क्लास के नोबिलिटी जो हैं बस वही कुछ ना कुछ अच्छा बन सकते थे, बस वही अपने मेरिट को और इन्हांस कर सकते थे, और लो क्लास में जो भी आते थे जिनकी जीनियोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अच्छे ट्राइब को नहीं बिलोंग करते थे, उनको जो है रूल करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अर्ली करियर ऑफ जलालुद्दीन खलजी। अब जलालुद्दीन खलजी के अर्ली करियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खलजी डिड नॉट क्लेम एन एरिस्टोक्रेटिक पेडिग्री. He started his career as a petty soldier under Iltutmish or Balban. During the reign of the latter, he was posted in the northwestern region as a military commander of subordinate rank. At the time of Balban's death, Jalaluddin was the Iqtidar of Saman. He was then an old man of 67 who had spent nearly the whole of his life in faithful and devoted service to the Sultanate. He had fought many a successful action against the Mongols and earned reputation as seasoned session soldier and capable administrator. He had carved out a respectable place for himself among the old grandees of the Sultanate purely by dint of merit. He was a man of non-political nature who seldom associated himself with the court cliques or military groups formed by the privileged Turkish nobility. Jalaluddin acquired a foothold at the royal court during the short reign of Kekubad, when he was appointed Sare-Jandar, the chief of royal bodyguards, by the young Sultan. After the death of Mulik Nizamuddin, Jalaluddin was made governor of Baran and Arize Mumlik, the chief of army staff,
and conferred the title of Shaista Khan. Thereafter, his rise to power was quick. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है ये कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे। इन्होंने एक मामूली से सैनिक के तौर पर इल्तुतमिश या बलबन के अंदर जो है दिल्ली सल्तनत में अपना काम शुरू किया और इनको जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन दिया गया कि आप वहाँ पर मिलिट्रली कमांड करो और मंगोल्स से बचाओ। और ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने काम भी किया अपना ये, और इनके काम को देखते हुए इनको जो है समन का इक़्तिदार बना दिया गया। बलबन के मृत्यु के आसपास के समय की ये बात है। और तब तक जलालुद्दीन जो है वो 67 वर्ष के हो चुके थे, 67 ईयर्स, जो कि कह सकते हो कि आधी से अधिक ज़िंदगी जो है इन्होंने क्या किया है, डिवोटेड सर्विस दिया है सल्तनत को। इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल चीज़ें लड़ी, मंगोल्स को आराम से ये हटाने में या फिर उनको रेजिस्टेंस देने में कामयाब थे ये। इस वजह से इन्होंने अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल नाम जो है वो बना लिया था। बट ये एक नॉन पॉलिटिकल नेचर के इंसान थे और कभी भी टर्किश नोबिलिटी के साथ उठना बैठना नहीं रहा इनका। थोड़ी बहुत इनकी जो है राज परिवार में इनका जो है थोड़ा बहुत पहचान तब हुआ जब कैकूबाद जो है, सुल्तान कैकूबाद ने इनको सरे जानदार बनाया या फिर बॉडीगार्ड्स का हेड, रॉयल बॉडीगार्ड्स का हेड। और मलिक निज़ामुद्दीन के मरने के बाद जो है जलालुद्दीन को जो है वो बरन का गवर्नर बना दिया गया और फिर अरीज़ मुमलिक भी बना दिया गया। अरीज़ मुमलिक यानी कि आर्मी स्टाफ का चीफ। और जलालुद्दीन को इसी वक्त जब उनको अरीज़ मुमलिक बनाया गया तो इनको शाइस्ता खान का जो है उपाधि मिली और इसके बाद ये धीरे धीरे और पावरफुल बनते गए। He at once shot into prominence as the champion of hitherto unprivileged subordinate military officers, including the youthful and ambitious Khaljis, Tajiks, and Indian Muslims, who had been deprived of higher offices under Balban because of racial consideration. तो ये जैसे ही पावर में आए तो क्या हुआ, ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए जो कि अनप्रिविलेज्ड थे, जैसे कि एम्बिशियस खलजीज जो थे या ताजिक्स जो थे, जो फ्री बॉर्न टर्क्स हुआ करते थे, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। और इंडियन मुस्लिम यानी कि जो हिंदू जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया या उनके आने वाले जनरेशन, तो उनके लिए जलालुद्दीन खिलजी जो है वो एक इंस्पिरेशन हो गए, क्योंकि ये खुद अनप्रिविलेज थे और ये इतने हाई पोस्ट पर जा पाए क्योंकि बलबन ने तो बंद कर दिया था कि कोई भी जो है जो प्रॉपर क्लास के नहीं है, जिनकी जीनियोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हाई पोस्ट पर नहीं जा सकते। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री of Sultanate of Delhi, a balance of power was struck between privileged Turkish nobility and other Muslim officers at the court. The former was represented by Malik Etemar Kachan, the Amir-e-Barbak, and Malik Etemar Surkha, the Wakil-e-Dar, when they attempted to reallocate higher offices on racial basis so as to re-establish dominance of privileged Turks. They met with vehement opposition from the young Khalji and Indian Muslim officers. The two Etemars hatched a conspiracy to put their rivals, including Jalaluddin Khalji, to death. But the latter got wind of it and carried out military coup in retaliation. Kachan and Surka were killed. क्या कहा जा रहा है कि पहली बार जलालुद्दीन खिलजी के इतने हाई पोस्ट पर आने की वजह से क्या हुआ कि पहली बार फिर धीरे धीरे क्या देखा गया कि ये लोग भी, बाकी खलजी या इंडियन मुस्लिम, ये भी हाई पोस्ट पर आने लगे धीरे धीरे उनसे इंस्पायर्ड होकर के। तो पहली बार ये देखा गया कि प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड मुस्लिम्स के बीच में क्या था, एक बैलेंस मेंटेन हुआ है ना। जितने प्रिविलेज्ड टर्किश थे हाई पोस्ट पर, उतने ही अनप्रिविलेज्ड भी होने लगे। पर ये चीज़ प्रिविलेज्ड लोगों को पसंद नहीं आएगा ना कि अनप्रिविलेज्ड लोग भी उनके लेवल पर आ गए। तो दो लोग हैं प्रिविलेज्ड सेक्शन से, एक तो मलिक एतमार कच्छन और दूसरे जो कि अमीर-ए-बरबक थे, और दूसरे हैं मलिक एतमार सुरखा। ठीक है, तो कच्छन और सुरखा ये लोग जो हैं, सुरखा जो है वो वकील-ए-दार थे। तो इन्होंने वापस से कोशिश किया कि डोमिनेंस जो है वो प्रिविलेज टर्क्स का ही रहे और अनप्रिविलेज लोगों का डोमिनेंस नहीं हो पाए। लेकिन इनको जो है वेहेमेंटली, बड़ी ही स्ट्रॉन्गली अपोज किया गया
किन्होंने अपोज़ किया? यंग खलजी, इंडियन मुस्लिम ऑफिसर्स, इन्होंने अपोज़ किया। और फिर तो ऐसे में क्या हुआ कि ये दोनों एतमार्स ने क्या किया, इन्होंने जो है एक षड्यंत्र रचा कि जो भी हमारा अपोज़ कर रहे हैं सबको मार देना है। और इस षड्यंत्र में जलालुद्दीन खलजी को भी मारने की तैयारी की गई, लेकिन जलालुद्दीन खलजी को पहले इस बात की हवा लग गई और इन्होंने जो है एक मिलिट्री कूप किया, कच्छन और सुरखा को मार दिया। As recorded earlier, the bedridden Kekubad, who had suffered from a stroke of paralysis, was also killed and thrown into the Jamna, while his infant son Kaimarsh was carried away to the leader of the revolution, Jalaluddin, at the army camp. Jalaluddin emerged as undisputed master of the state, but even at this stage he hesitated in assuming the reins of the government in his own hand. He offered the regency of the child sultan first to Malik Chhajju, a nephew of Balban, and then Fakhruddin, the old Kotwal of Delhi, and once a personal friend of Balban. But both of them declined the offer. Jalaluddin declared himself the regent of Sultan Kaimursh, reluctantly struck coin in the name of Kaimursh, and carried out administration on his behalf. For about 3 months, when his youthful Khalji nobles persuaded him to declare the Sultan in June 1290, Kaimursh was thrown in the jail and put to death soon afterwards. तो क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये मिलिट्री कूप इन्होंने किया जलालुद्दीन खलजी ने, तो उसी वक्त क्या हुआ कि मिलिट्री कूप में दोनों एतमार को, कच्छन एंड सुरखा को मार दिया गया। और उसके बाद जो है कैकुबाद जो हैं, जो जिनको लकवा मार दिया गया था, तो उनको भी किसी ने मार करके जो है खलजी ऑफिसर ने जमुना में फेंक दिया। कैकुबाद के एक बेटे भी थे, कैमर्श, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। तो कैमर्श जो हैं उनको जलालुद्दीन खिलजी को सौंपा गया, जलालुद्दीन खलजी को। तो जलालुद्दीन खलजी जो हैं वो जो हैं अभी अनडिस्प्यूटेड मास्टर थे, लेकिन क्योंकि वही हेड थे मिलिट्री कूप के, लेकिन वो जो हैं थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट अपने हाथ में कैसे लूँ। तो उन्होंने जो है कहा कि ये जो कैमर्श है इसकी रीजेंसी, यानी कि इसका क्योंकि अभी ये तो छोटा है तो अभी तो ये सुल्तान नहीं बन सकता, तो इसका गार्जियन मलिक छज्जू को कहा कि आप बन जाओ। मलिक छज्जू जो हैं वो बलबन के नेफ्यू हुआ करते थे, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने फ़खरुद्दीन, जो कि पुराने कोतवाल थे और बलबन के दोस्त भी थे, तो उनको कहा, पर फ़खरुद्दीन ने भी ये ऑफ़र को है ना डिक्लाइन कर दिया। ऐसे में जलालुद्दीन ने कहा कि मैं सुल्तान का रीजेंट हूँ, मतलब मैं गार्जियन हूँ, जब तक सुल्तान बड़े नहीं होंगे तब तक मैं रीजेंट की तरह काम करूँगा। और कैमुर्श के नाम पर सिक्के भी गढ़वाए गए। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है 3 महीने तक कैमुर्श के नाम पर ही चले। लेकिन फिर जो है जलालुद्दीन के नोबल्स ने उनको कहा कि आप खुद को ही सुल्तान मान लीजिए, और उनको परसुएड किया। तो जलालुद्दीन ने अब खुद को ही सुल्तान कह दिया और फिर कैमुर्श को जेल में डाल दिया, और जेल में कन्फाइनमेंट में कैमुर्श जो हैं वो बाद में मर गए। ऐसे जलालुद्दीन खलजी जो हैं वो थ्रोन पर आते हैं। अब डोमेस्टिक पॉलिसी, जलालुद्दीन खलजी क्रोन्ड हिमसेल्फ एट कैलूगढ़ी in the vicinity of Delhi. He stayed away from old capital for about a year until its inhabitants, particularly the aristocratic family, were fully reconciled to change of dynasties and demonstration of power politics. He won them over by virtuous habits, generosity, and good governance. He accorded liberal treatment to his political opponents, most of whom were allowed to retain their old offices. He ordered higher posts the young Khalji and other military commanders, albeit the old guards, including Malik ul Umra Fakhruddin, the Kotwal of Delhi, Khwaja Khatir, the Wazir, the Malik Chhajju, the governor of Kara, and Manikpur is Audh, were all confirmed in their old assignment and granted official privileges. Jalaluddin agreed to move to Delhi only when a deputation of the leading citizens waited upon him and pleaded with him to grace the capital by his presence. तो क्या हुआ, डोमेस्टिक पॉलिसी ज़रा देखें जलालुद्दीन खलजी की। तो जलालुद्दीन खलजी ने जो है वो उन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है दिल्ली में नहीं पर दिल्ली के बगल में कैलूगढ़ी में करवाया, और वो दिल्ली से 1 साल तक दूर रहे।
उनका कहना था कि जब तक वहाँ के लोग एरिस्टोक्रेटिक फैमिली इनहेबिटेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करते मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने उनका दिल जीता कैसे? अपने जेनरोसिटी से, अपने अच्छे गवर्नेंस से और लिबरल ट्रीटमेंट से। ऑलमोस्ट बहुत सारे पुराने ऑफिसर्स को उन्होंने अलाउ किया कि आप अपना पोस्ट रिटेन करो। इसमें से कुछ लोग थे फ़खरुद्दीन, जो कि कोतवाल थे दिल्ली के, ख्वाजा खातिर जो वजीर थे, और मलिक छज्जू जो कारा के गवर्नर थे, कारा और मानिकपुर के। तो इनको कहा कि आपका जो पुराना असाइनमेंट है आप वो कैरी ऑन करो, और इनको ऑफिशियल प्रिविलेजेस भी दिया। जलालुद्दीन जो है वो उन्होंने फिर उसके बाद जो है लोग जो हैं मतलब फिर फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इट्स गुड गवर्नेंस की वजह से जलालुद्दीन को। जलालुद्दीन ने 6 साल तक रूल किया एंड नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ फिट टू ऑक्यूपाई एक्साल्टेड ऑफिस ऑफ द सुल्तान एंड डेयर्ड नॉट सिट ऑन द मैग्निफिसेंट थ्रोन ऑफ द बलबन whom he had served all his life as a humble servant. His utmost humility and tenderness won applause from the common man, albeit the ambitious Khalji nobles who had helped his rise to power felt frustrated and demoralized. They considered the conduct of Jalaluddin to be beneath the dignity of sovereign, which downgraded the new ruling house in the estimation of the public. तो क्या कहा, जलालुद्दीन जो है वो बहुत ही हम्बल थे। वो कभी भी सुल्तान बलबन के जो है थ्रोन पर बैठना भी गलत समझते थे, क्योंकि वो बलबन के सर्वेंट हुआ करते थे। और वो जो है वो बहुत ही हम्बल थे। तो इससे लोगों का दिल तो वो जीत पाए, पर उनके जो खुद के नोबेल्स थे वो इस बात से काफ़ी खफा थे, क्योंकि जलालुद्दीन खुद को स्ट्रॉन्ग सोवरेन नहीं दिखा रहे थे, या खुद को दिखा रहे थे कि वो तो हम्बल हैं, वो तो बलबन के सर्वेंट थे, तो वो बलबन के थ्रोन पर कैसे बैठ जाएं। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि जो खलजी सोल्जर्स थे ना, वो भी पब्लिक के नज़र में नॉर्मल दिख रहे थे, और इनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, ये पावरफुल दिखना चाहते थे। They were eager to control the entire state machinery by replacing old aristocracy and restoring pomp and grandeur of Balban's day. Jalaluddin deprived them of the real taste of power and failed to inspire respect and confidence among the leaders of the revolution. They dubbed him as sensile, a physical and mental wreck who was unfit and unworthy of conducting the affairs of the state. No wonder they gradually rallied round his youthful nephew and son-in-law Alauddin Khalji, who symbolized their aspirations and the lust for power. A few instances of Jalaluddin's weak policy would suffice to show their disenchantment with the old sultan. तो क्या हुआ कि ये जो है ये बहुत ही ईगर थे कि इनको भी पावर मिले, जैसे बलबन के समय में नोबेल्स को थी, ये भी वही पावर चाहते थे। वैसा ही मतलब ना विराट सम्राट चाहते थे, वैसा ही चाहते थे कि सुल्तान जो है वो उतने ही है ना अदब में पेश आए, उतना हम्बल ना हो। जलालुद्दीन ने ये सारी चीज़ें की नहीं, तो इसलिए लोग इससे बहुत ही खफा थे, और धीरे धीरे जो है इसके अगेंस्ट लोग जो हैं जलालुद्दीन के ही भतीजे और जमाई भी बाद में बन गए, ये दामाद बन गए, तो उनके ही भतीजे और सन इन लॉ अलाउद्दीन खलजी को जो है लोगों ने क्या किया, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ओल्ड सुल्तान से दूर हट गए लोग। I think that's it for today. Thank you so much. Thank you.